चलो, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रपति भाग 5, भाग 4 और भाग 4A तक सब चीज क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग भाग 5 में पहुंचेंगे। भाग 5 और 6 ये दोनों तुम लोगों को पता है क्या है। भाग 5 में है संघ का शासन। भाग 5 में क्या है, संघ। ठीक है, भाग 5 में है संघ। और कहां से कहां तक अनुच्छेद है, 51 से लेकर 52 से लेकर 151, 52 से लेकर 151। हमारे संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5 यही है। ठीक है, जिसमें 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद हैं। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, और इसमें अलग अलग चीजों को हम लोग देखे हुए थे। पहले बोले हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, फिर पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, और फिर न्यायपालिका के बारे में। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या आता था, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। हम लोग एक एक करके चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति खत्म करेंगे। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से शुरू होता था, 52 से, और मोटा मोटी 62 तक चलता है। पर हम बोले हैं कि राष्ट्रपति पूरे संविधान में थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं तुमको मिलते चलेंगे। अब सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है, सिर्फ पद का चर्चा, भारत में एक वंशानुगत राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, नहीं है। तो हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। शब्द पे ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन वही रहेगा, भावनाओं में बह जाओगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सब चीज वही लग रहा है, लेकिन एक शब्द वहां घुस गया। क्या घुस गया, वंशानुगत। भारत में वंशानुगत राष्ट्रपति नहीं बल्कि निर्वाचित राष्ट्रपति है। ठीक है, इसलिए सिर्फ रटना नहीं, उसको समझना भी है। तो भारत में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। इस शब्द की चर्चा या इस वाक्य की चर्चा कहां की गई है, 52 में। कहां की गई है, 52। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति का पद। तो याद जिसको नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हो, याद रखना। अब इसको दूसरे सेंस में मत लेना, ये मेरा अपना लॉजिक है। राष्ट्रपति हो गया समाज, मतलब देश का सबसे बड़ा नागरिक हुआ ना। और समाज में एक समय था सबसे बड़ा होता था ब्राह्मण होता था। बोलोगे राष्ट्रपति बनेगा 52, राष्ट्रपति कौन बनेगा, 52। याद रहेगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, 52। इससे ये चीज याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति है 52। ठीक है, हम पहले ही बोले कोई जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से, अभी जो पुराना बच्चा है पढ़ते आ रहा है उसको पता है ये सब का कोई लॉजिक नहीं बनता है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे बहुत लॉजिक है। कहीं पे भी कुछ भी लगेगा लगा देंगे, याद करोगे। ठीक है, राष्ट्रपति कौन बनेगा, 52। ठीक है, अब कोई हल्ला मत कर देना बाहर जाके कि सर धार्मिक जातीय रूप से बोले थे, बाबने खाली राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, चलो, इससे द्रौपदी मुर्मू कैसे बनी। ठीक है, 52 बना दिए कन्वर्ट। चलो, तो राष्ट्रपति का पद 52। अब यहां से शुरू करोगे और 62 तक में सारे अनुच्छेद को याद करना है हमको, एक एक करके सारा अनुच्छेद याद करना है, क्योंकि सब पूछा जाता है। पहले इसमें 2-3 अनुच्छेद ही पूछा जाता था। राष्ट्रपति के पास जो हमारे यहाँ पे कार्यपालिका शक्ति है, उस शक्ति का सबसे बड़ा जो पद है वो है राष्ट्रपति। कार्यपालिका समझते हो, पहले भी हम बताएं कि हमारे यहाँ पे संविधान में 3 तरह के शक्तियों की चर्चा की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करवाना। ठीक है, कानून कैसे कार्यान्वित होगा ये सरकार करती है, तो सरकार किसमें आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, कार्यपालिका में। ठीक है, कार्यपालिका। और इस सरकार की सबसे सर्वोच्च पद पर कौन बैठा हुआ है, राष्ट्रपति। और संविधान में ही कहा गया है कि सरकार मिलकर जितने कार्य कर रहे हैं ये इनका कार्य एक्चुअल में है नहीं, ये किसका कार्य है, राष्ट्रपति का। तो कहा गया है संविधान में कि कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के सहायता के लिए अब आगे चल के पढ़ाएंगे, जब मंत्रिपरिषद पढ़ाएंगे। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति का चमचा है, एक तरह से बोल सकते हैं चमचों का वो ग्रुप है। जैसे पहले देखा था राजा हुआ करता था, और राजा के कुछ करीबी लोग जिसको वो अलग अलग पद देता था, उसको हम लोग मंत्रिपरिषद, अभी मंत्रिपरिषद का इस्तेमाल करते हैं ना। उस समय में अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मोटा मोटी समझ के चलो, मंत्रिपरिषद क्या करता था, सलाह देता था। आज भी जो प्रधानमंत्री तुम देख रहे हो, प्रधानमंत्री उन सलाहकार समिति का अध्यक्ष है, यही बोल सकता है, बोल सकते हो ना। सलाह देने के लिए कुछ लोग हैं जिनको कहेंगे मंत्रिपरिषद, और उसके सब मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। और ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए। तो सारा कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में।
ये अनुच्छेद में कहा गया है, तुमको याद रखना है, यही है अनुच्छेद 53। क्या है? 53। तो 52 में क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद। ये तो सबको याद हो गया होगा, जो पुराना बच्चा है, जो पढ़ रहे हो उसको तो ये सब याद रहता है, लेकिन जो नए अभी पढ़ रहे हो उसको एकदम शुरुआती तौर से अच्छे से सोचना है, दूसरे के भावनाओं में मत बना, अरे ये तो एवे करता है, नहीं आता है। जो पहली बार पढ़ रहे होगे उसको कैसे आएगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो याद रखना, राष्ट्रपति कौन बनेगा? 52। जैसे अवसर में ढूंढोगे, सर क्या बोले, राष्ट्रपति कौन बनेगा? ये देश का सबसे बड़ा आदमी होता है और समाज में सबसे बड़ा एक समय हुआ करता था 52, तो 52। ठीक है, अब नहीं है, अब वैल्यू खत्म हो चुका है। चलो आ जाओ। तो राष्ट्रपति का पद 52। राष्ट्रपति के अंदर सारे कार्यपालिका शक्ति होते हैं। किसमें कहा गया है? 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 53। बहुत बच्चा गलती करके आता है, तुम्हारे बीच में 2-4 बच्चा बैठा हुआ है जो ये सब गलती करके आता है। तो 52 में पद और 53 में शक्ति। 52 में पद और 53 में शक्ति। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। दो तरह के सवाल यहाँ से आते हैं। ये सब जब अभी टॉपिक स्टार्ट होगा, अभी तो सिर्फ अनुच्छेद पढ़ रहे हो ना, वहां पे और क्लियरली समझ में आएगा। हमारे यहाँ पे कार्यपालिका शक्ति निहित होता है राष्ट्रपति में, और वास्तविक प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि भारत में सर्वोच्च जो कार्यपालिका अधिकारी है या कार्यपालिका शक्ति जो सर्वोच्च पद होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। पर इसकी सर्वोच्चता का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की शक्तियां जो है वो असीमित हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ मोहर लगाने के लिए छोड़ दिया गया है, पर ये संविधान में कहीं कहा नहीं गया है। ध्यान देना, इस पर थोड़ा सा मतलब डिटेल सवाल भी कभी कभी पूछ लेता है बड़े एग्जाम में कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है, सही है या गलत है, इसका विवेचना कीजिए, मतलब इस पर डिटेल बताइए। वहां हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो सही है, ठीक है, और ये भी नहीं कर सकते कि ये गलत है। तो दोनों चीज को लेकर बैलेंस करना पड़ता है। कहीं संविधान में लिखा थोड़ी ना गया है कि राष्ट्रपति सिर्फ मोहर लगाने के लिए। संविधान में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। लेकिन यहीं पर आगे चल के अभी पढ़ोगे, यहीं पर कह दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने सारे कार्यों का निर्वहन जो होगा, यानी सारे कार्य जो करेंगे वो मंत्रिपरिषद के सलाह से करेंगे। किसके सलाह से? मंत्रिपरिषद। तो हो गया ना, पंगु बना दिया गया। ठीक है, पहले बोल दिया सब शक्ति तो आप ही में है। जैसे घर में दादाजी को बोल देता है कि घर का सब मालिक कौन है? दादाजी। बोल देते हो ना। अगर मान लो तुम्हारा कोई बाहरी आदमी आएगा, बोल दोगे घर का मालिक तो दादाजी हैं, जो होंगे करेंगे। अब दादाजी बैठे हुए हैं, हाँ बोल रहे हैं कि ना बोले, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, हाँ बोल देंगे, ये लोग बोलेगा ना तो हमको खानों नहीं देगा 2 दिन। ठीक है, इसलिए दादाजी तुम्हारे पिताजी की तरफ देखेंगे, बेटा की बोलियो, हाँ कि ना, ठीक है, हाँ हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही चीज राष्ट्रपति का भी हमारे यहाँ पर है। हमेशा राष्ट्रपति अपने डिसीजन के लिए किसके प्रति देखते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति। अगर प्रधानमंत्री हाँ कह दिया तो राष्ट्रपति हाँ 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 ठीक है, मेरा ही बात था, ठीक है, उसको तो रखे हैं लेकिन रखा नहीं है, वही चला रहा है राष्ट्रपति को। इसीलिए कहा जाता है कि निहित शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में, पर चला कौन रहा है? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो अभी प्रधानमंत्री पाएंगे तब चर्चा करेंगे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53। अब राष्ट्रपति हमारे यहाँ निर्वाचित होते हैं। कैसे होते हैं? निर्वाचित। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। निर्वाचन 2 तरह के तरीके से हो सकते हैं, एक जनता कर सकता है या जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति भारत में जनता के द्वारा चुने जाते हैं? आंसर नहीं, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे राष्ट्रपति का निर्वाचन का चर्चा किया गया है 54 में। किसमें किया गया है? 54 और 55, 2 में है, 54 और 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा, यहाँ भी गलती हुआ है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, ए और बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, 54 में भी निर्वाचन की चर्चा है और 55 में भी निर्वाचन की चर्चा है। ये तो नहीं पूछा कि निर्वाचन मंडल की चर्चा किसमें की गई है, निर्वाचन पद्धति की चर्चा किसमें की गई, ये पूछा क्वेश्चन? क्या खाली पूछा निर्वाचन की चर्चा किसमें की गई है। देखो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में होता है जो बच्चों को लगता है क्या पूछा है, बड़ा हल्का, और जैसे मिलाना शुरू करता है, अरे ये भी गलत हो गया, अरे इस साला हाँ बात तो सही है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यही करते हो बाद में आके एग्जाम के बाद जब रूम पे आते हो तो यही होता है। इसीलिए प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में जब यहाँ पे टैकल करता है तो एग्जाम में फायदा होता है। ठीक है, तो याद रखोगे राष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा 54 और 55 दोनों में है। तो 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल। क्या है? निर्वाचक मंडल। और 55 में क्या है? चुनाव पद्धति यानी निर्वाचन पद्धति। तो अगर तुमसे पूछा जाए
कि निर्वाचक मंडल की चर्चा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा किसमें? 54 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की चर्चा किसमें? 55 में। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि निर्वाचक मंडल क्या हुआ, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। निर्वाचक मंडल मतलब वह ग्रुप जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा, मतलब जिसमें जो हिस्सा लेगा चुनाव। जैसे तुम्हारे यहाँ से एमपी खड़ा होता है, एमएलए खड़ा होता है, इसके निर्वाचक मंडल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी नागरिक आते हैं जो वयस्क हो चुके हैं। क्यों? क्वेश्चन क्लियर हुआ? जैसे मान लो एक विधायक को चुनना है, विधायक का निर्वाचक मंडल कौन हुआ? तो उसके कंस्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, उसके निर्वाचन क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वैध वोटर्स। समझ में आया क्या हुआ आंसर? जो हम मान लो यहाँ के एमपी खड़े हैं इस एरिया से, तो एमपी या एमएलए कोई भी हो, तो मेरा जो निर्वाचक मंडल होगा वो मेरे कंस्टिट्यूएंसी का, यानी जितना ये क्षेत्र है इसके सभी वैध वयस्क मतदाता, ये सभी हो जाएंगे मेरे निर्वाचक मंडल में। लेकिन राष्ट्रपति में क्या हम लोग योगदान देते हैं क्या? उपराष्ट्रपति में देते हैं क्या? नहीं। तो याद रखोगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो इसका निर्वाचक मंडल कौन होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो निर्वाचक मंडल की चर्चा 54। तो कौन कौन होता है चुनने में? कौन कौन होता है? संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा और सभी विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। वर्ड पर फोकस करना है, निर्वाचित सदस्य। अब ये क्या मामला है? देखो, संसद में लोकसभा आया और राज्यसभा आया, विधानसभा जो राज्य में आएंगे विधानमंडल में, तो विधानसभा और विधान परिषद आएगा। क्या आएगा? विधानसभा और विधान परिषद। अगर कहीं विधान परिषद नहीं है तो क्या आएगा? सिर्फ विधानसभा। और कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। अभी वर्तमान में 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। एक है दिल्ली, एक है पुदुचेरी और एक है जम्मू कश्मीर। ठीक है। अभी लास्ट जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, उसमें 2022 में हुआ ना। लास्ट चुनाव कब हुआ है? 2022 में। उस समय में जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी थी। तो अभी तक के राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लिया है, वह है दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है। और अगले जब चुनाव होंगे उसमें शायद तीनों हिस्सा ले सकता है। फिलहाल हम लोग मान के चलेंगे ये दोनों तो है ही, और एक और कौन शामिल हो सकता है? जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर कभी तुमसे पूछ लिया जाए क्या दिल्ली पुदुचेरी के साथ जम्मू कश्मीर भी चुनाव में शामिल हो सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, हो सकते हैं। ठीक है। फिर से रिपीट करो, क्या संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? आंसर है नहीं। क्या संसद के अच्छा, संसद वर्ड से कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हम पहले ही बताए हैं, भारतीय संसद के 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 3। मतलब 3 पार्ट है भारतीय संसद में, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कितने पार्ट हैं संसद में? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति का तो हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को हटा दो, बच कौन गया? राज्यसभा, लोकसभा। इसी को कहते हैं 2 सदन। हमारे यहाँ का 2 सदन, एक सदन दूसरा सदन। ठीक है। तो याद रखोगे हमारे यहाँ पे दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये संसद की जगह क्या लिख सकता है? कहाँ लिखे हैं? क्या लिखा जा सकता है? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्या लिखा जाएगा? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित वर्ड पे हम बार बार जोर क्यों डाल रहे हैं? देखो, अगर हम लोग राज्यसभा का चर्चा करें, ठीक है, राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं? बोलो। वर्तमान में 245। कितने हैं? 245। ठीक है। वर्तमान में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? सॉरी, कुल सदस्य कितने हैं? 245। इसमें से 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, जिसको राष्ट्रपति अपने मन से बोल देता है। जैसे मान लो यहाँ जितने भी बैठे हुए हो, इसमें से सब कहीं ना कहीं से चुन के आए हो अपने अपने क्षेत्र से। पर 12 लोग ऐसे हैं जो कहीं से चुन के नहीं आया। हम राष्ट्रपति हम बोल दिया इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, ये कहीं से चुन के नहीं आया है। तो राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है इसको। अगला राष्ट्रपति जो बनेगा या जो भी इसके समय में राष्ट्रपति बनने वाले रहेंगे, उनके चुनाव में ये लोग हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि ये कहीं से चुन के नहीं आए हैं, किसी का प्रतिनिधि नहीं है ये, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो याद रखोगे ये 12 सदस्य नहीं लेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ निर्वाचित सदस्य। क्या बोलेंगे? सिर्फ निर्वाचित सदस्य। उसी तरह से लोकसभा में भी जो मनोनयन होता था वो कितने सदस्यों का होता था? 2 सदस्यों का। अब तो खत्म हो गया। अब लोकसभा में राष्ट्रपति कोई सदस्य मनोनीत नहीं करता है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन पहले 2 सदस्य होते थे, तो वो लोग भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेगा। इसीलिए हम लोग शब्द पे जोर डालते हैं। क्या डालते हैं? निर्वाचित सदस्य। कौन हिस्सा लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। आने वाले समय में एक और जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा? जम्मू कश्मीर के भी निर्वाचित सदस्य जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब 55 में राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति, कैसे हम लोग चुनाव करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, उसी को कहा जाता है चुनाव पद्धति। यहाँ ये शब्द रट लोगे, तुमको बहुत ज्यादा डिटेल इसकी जानने की आवश्यकता नहीं है। एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति, इसको रट जाओ। जिसका भी चुनाव पद्धति पूछा जाए, 3 तुमसे पूछा जाता है। फिलहाल अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे इसी दोनों का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या होगा? एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति। ठीक है। जब भी तुमसे चुनाव पद्धति पूछा जाएगा, यही से पूछा जाएगा और किसी का भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर पूछा जाता है तो ये शब्द याद रखोगे, एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति। ठीक है। 2 पद्धति है, एकल संक्रमणीय एक पद्धति है और समानुपातिक दूसरा है, दोनों को हम लोग मिला के पढ़ते हैं। ठीक है। तो चुनाव पद्धति की चर्चा किसमें की गई है? 55 में। चुनाव में हिस्सा कौन कौन लेगा, किसमें चर्चा की गई है? 54 में। किसमें की गई है? 54, जिसमें दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों के, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आने वाले समय में एक और शामिल होगा, वो होगा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति बनने के बाद कितने साल तक वो अपने पद पे रहेगा? क्या हमारे देश में कार्यकाल फिक्स है? आंसर है हाँ, कार्यकाल फिक्स है, 5 वर्ष तक। अब सवाल यहां तक तो सब जानता है और ये बहुत हल्का सवाल हो गया। अगला सवाल जो थोड़ा सा इसमें अच्छा पूछ लेता है, वो पूछा जाएगा किस तारीख से? चुनाव जिस दिन घोषणा हुआ उस दिन से, चुनाव में राष्ट्रपति ने जीत हासिल की उस दिन से, राष्ट्रपति ने जिस दिन शपथ लिया उस दिन से। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति ने जिस दिन शपथ लिया। ये सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं है, एक बार पढ़ने का दे रहे हैं। कोई भी पद भारत में, कोई भी पद, हम विदेश का चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ का चर्चा कर रहे हैं? भारत का। विदेश में क्या पैटर्न है, कौन से देश में क्या पैटर्न है वो जाने, हमको भारत से मतलब है। भारत में कोई भी पद का कार्य अवधि उसके शपथ ग्रहण के बाद ही माना जाता है, चाहे वो मुखिया हो या राष्ट्रपति हो, सबका कार्य अवधि कहां से माना जाता है? शपथ ग्रहण। मान लो आज चुनाव संपन्न हो गया और आज हम राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, लेकिन मेरा जो शपथ ग्रहण होगा वो मान लो 2 महीने के बाद है, तो क्या आज से हम राष्ट्रपति हैं? आंसर है नहीं। शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से राष्ट्रपति हैं, और उस दिन से कितने साल तक? 5 वर्ष तक। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है 56 में। किसमें कहा गया है? 56 में। किसमें कहा गया है? 56। तो 56 में राष्ट्रपति की कार्य अवधि कितने वर्ष? 5 वर्ष। कब से? शपथ ग्रहण से। ठीक है। और इसी में एक और चीज कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति इस कार्यावधि के दौरान ही अपना पद छोड़ना चाहे, देखो राष्ट्रपति को पद से हटाने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम उसको जबरदस्ती उनको हटा दें अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तरीका दिया हुआ है जिसको महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग। या राष्ट्रपति खुद ही रिजाइन कर दे। ठीक है। 2 ही तरीका होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर राष्ट्रपति को भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हमको महाभियोग लाना होगा और उसका अलग अनुच्छेद है। और अगर राष्ट्रपति को खुद ही अपने पद पे नहीं रहना है तो वो क्या कर देंगे? रिजाइन कर देंगे, अब हमको राष्ट्रपति नहीं रहना है। ठीक है। तो रिजाइन की चर्चा किसमें की गई है? ध्यान देना, राष्ट्रपति को हटाने की चर्चा ये अलग अनुच्छेद है। ये सवाल तुमसे पूछा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। राष्ट्रपति को हटाने की चर्चा अलग अनुच्छेद में है, जो कि है महाभियोग। क्या है? महाभियोग। राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन की चर्चा अनुच्छेद 56 में ही है। किसमें है? 56 में। तो याद रखोगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष होता है, और 56(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसमें कहा गया है? 56(1) में। 56(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। किसको देंगे इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को। यह भी सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसको इस्तीफा सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति। और यही चीज उपराष्ट्रपति किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है। तो याद रखो किसमें कहा गया है? 56 में। ठीक है। अगला है, क्या भारत में, क्या हुआ जी, कोई समस्या? क्या भारत में राष्ट्रपति बनने का कोई सीमा है क्या? कितना बार कोई बन सकता है? तो आंसर है नहीं। क्या ऐसा सीमा होता है किसी देश में? आंसर है हाँ, होता है। क्या तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं? आंसर है हाँ, पूछे जाते हैं। अमेरिका का पूछा जाता है। कहाँ का पूछा जाता है? अमेरिका का।
अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्य अवधि 4 वर्ष का होता है। कितने साल का? 4 वर्ष। और संविधान में ही लिखा हुआ है कि एक राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही चयनित हो सकते हैं। कितने बार? 2 बार। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा काल है। डोनाल्ड ट्रंप का कितना काल है? ये दूसरा। क्या भविष्य में कभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन सकते हैं? आंसर है नहीं। जब तक संविधान में बदलाव नहीं किया जाता है तब तक ये नहीं बनेंगे। और यही कारण था कि बराक ओबामा जो सबसे प्रचलित राष्ट्रपति में से अभी के काल में सबसे प्रचलित राष्ट्रपति में से एक थे, वो लगातार 2 सेशन रहे, उसके बाद वो हट गए। लेकिन अगर ये प्रावधान नहीं रहता तो उसके बाद भी वो चुने जाते, लेकिन 2 सेशन पूरा हो गया, अब वो बन ही नहीं सकते हैं। तो भारत में इस तरह का कोई सीमा नहीं है, जितना बार चाहो बन सकते हो राष्ट्रपति, चाहे बचपन से लेकर मृत्यु तक बनना चाहो, मतलब 35 साल से लेकर अपने मृत्यु तक। बचपन में तो नहीं बन पाओगे, ठीक है। तुम बने हुए अगर जिताए जा रहे हो तो तुम जीत के रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें कहा गया है? 57 में। किसमें कहा गया है? 57। कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे चाहने से होगा, तुम चुनाव में खड़े होगे, तुम चुने जाओगे, उसके बाद बन सकते हो। सीमा नहीं है कि 2 ही बार बनोगे, 4 ही बार बनोगे, ऐसा कोई सीमा नहीं है। इसमें कहा गया है 57 में। इसके बाद है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। जैसे यहाँ बताए 54-55 इलेक्शन से है, वैसे ही ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब सवाल यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। 58 और 59 कौन सा है? 58 और 59 दो चीजें। देखो, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता और राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। अब पहले क्या होता था, पहले हम लोग इतना बारीकी से नहीं पढ़ते थे ये सब, खाली हम लोग पढ़ लेते थे योग्यता क्या है, कहानी खत्म हो गया। शर्तें वगैरह आता था तो वही मार के आ जाते थे, यही सब है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है और अब यहां से बारीकी से सवाल पूछा जाता है। तो योग्यता का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल कौन है, मतलब तुम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े रहोगे, खड़े होने के लिए एलिजिबल हो, ये हो गया योग्यता। पर अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है तो उसके कार्यावधि के दौरान क्या शर्तें हैं, ये हो गया राष्ट्रपति की कार्यकाल की शर्तें। दोनों में अंतर समझ में आया? अब योग्यता क्या हुआ, हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो हम इलेक्शन में खड़े होंगे, इसके लिए क्या क्या योग्यता है, ये किसमें है? 58 में। अब हम राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब मेरे क्या क्या शर्त है कि हम आगे चल के ऐसा नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो बोला कि अगर कोई ऐसा है जो भारतीय नागरिक होगा वही राष्ट्रपति बनेगा, तो क्या राष्ट्रपति बनने के बाद वो नागरिकता चेंज कर लेगा क्या? ऐसा तो नहीं ना होगा जी, वो रहेगा ही। तो कुछ इसमें 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि आप जब राष्ट्रपति बन जाते हैं इसके बाद आपके गतिविधि कैसे होंगे, आपको क्या फैसिलिटी मिल सकते हैं, उसका आपको निर्वाह करना होगा, उसको आपको लेना होगा, और क्या आप नहीं कर सकते हैं, ये सारे हैं शर्तें। इसीलिए इस शब्द पे ध्यान देना, कार्यकाल की शर्तें। क्या है ये? कार्यकाल की शर्तें। 5 साल का कार्यकाल है, इस बीच का ये शर्त है। टोटल 4 शर्त है। कितने शर्त है? 4। और ये चारों अच्छे से याद रखोगे। योग्यता में हम लोग मुख्य रूप से कितने योग्यता को पढ़ते हैं? 3। और एक और योग्यता है जो कि है लाभ के पद पे न होना। क्या है? लाभ के पद पर न होना। मतलब जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो उस समय में वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रपति जब बन गया उस समय में भी वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हम राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, अब जो भी लाभ का पद था हम छोड़ दिए, अब राष्ट्रपति बन गए, तो क्या हम वो फिर से ज्वाइन कर लें? अब ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए शर्त जोड़ा गया है कि लाभ का पद दोनों जगह आएगा, कि राष्ट्रपति चुनाव के समय में भी आपको किस पर नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और जब राष्ट्रपति बन गए उस समय में भी आप कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, शर्त भी ये है और ये चुनाव में खड़े होने के लिए एलिजिबिलिटी भी है, यानी अर्हताएं यानी योग्यताएं भी है। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर समझ में आया। अब एक एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा योग्यता है राष्ट्रपति बनने का। पहला है भारतीय नागरिक होना, विदेशी नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उम्र, अब ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया, लेकिन पहले बहुत पूछता था, अभी भी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की जो उम्र है वो है 35 वर्ष। कितना है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने का उम्र कितना है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने का भी उम्र कितना है? 35 वर्ष। तो दोनों का उम्र है 35 वर्ष, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन है उम्र न्यूनतम होनी चाहिए 35 वर्ष। एग्जाम में एक बार पूछ लिया राष्ट्रपति बनने का अधिकतम उम्र क्या है, अब एक झटके में अधिकतम बच्चा 35 मार के आ गया। अब ये सब एग्जामिनर कभी कभी उसको खुश अच्छा मूड में रहता है तो ये सब सवाल पूछ रहा है, देखते हैं बेटा क्या करता है इसमें, ठीक है। और बाद में आंसर देख कैसा है, ये देखो 10 टू बच्चा में 8 टू गलतियां मारा है, ठीक है। जैसे एक बार बताए थे, सवाल पूछ लिया था, एसएससी का सवाल था कि झंडे के चक्र में मतलब हमारे झंडे में कितने चक्र होते हैं?
अब पहला ही ऑप्शन दिया था 24, ठीक है। तो चक्र तो एक ही होते हैं, उसमें 24 तिलियां होते हैं, और बच्चा रट के बैठा हुआ है कि 24 तिलियां होती है, वो देखा नहीं कि पूछा है चक्र कितने होते हैं, मार दिया 24, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। वैसे ही याद रखोगे, उम्र जो है ये न्यूनतम 35 है, अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है। अभी बताए थे मरते दम तक तुम चाहो तो इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन दिया हुआ है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बताएंगे क्या क्या योग्यता है, लगभग यही सब सारा रहता है। उम्र सिर्फ लोकसभा में 25 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। तो उम्र यहाँ कितना हो गया, 35 वर्ष। बाकी जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है वो सारे योग्यता होने चाहिए। अब है कि अगर तुम राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति बनने के बाद क्या क्या शर्तें हैं कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। पहला है किसी सदन का यानी लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकते हैं आप, यह है पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है, कोई लाभ का पद नहीं हो। तीसरा है वेतन भत्ता के हकदार होंगे, मतलब जितना भी सुख सुविधा है, यहाँ तो खाली वेतन भत्ता लिख दिए हैं, जितने भी फैसिलिटी राष्ट्रपति को मिलते हैं ये सारे सुख सुविधाओं के वो क्या होंगे, हकदार होंगे, उनको वो ग्रहण करना है, वो लेंगे, ठीक है। और चौथा में कहा गया है कार्यकाल के दौरान वेतन व भत्ता कम नहीं होगा। तो 58 और 59 को क्लियरली समझ लिया। इसके बाद है राष्ट्रपति का शपथ, शपथ 60, शपथ 60, शपथ किसमें, 60 में। तो राष्ट्रपति का शपथ 60, राष्ट्रपति का शपथ 60। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखो देश के सबसे बड़े नागरिक, मतलब सब पहले नागरिक कहे जाते हैं, यानी सबसे बड़े औहदेदार कौन हुए, राष्ट्रपति। अब दूसरा फील्ड अगर देखोगे न्यायिक सेवा में, तो सबसे बड़े औहदेदार कौन है, चीफ जस्टिस। इन दोनों के अलावा इस देश में किसी का भी इतना पहुंच नहीं है। तो समतुल्य लगभग जो है उन्हीं के समक्ष लेंगे, अपने से छोटे के सामने तो शपथ ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। किसके समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहा गया है 61 में। किसमें कहा गया है, 61। महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग। अब यहाँ एक लाइन में ये समझ लो, आगे महाभियोग को डिटेल चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेना। किसी भी बड़े औहदेदार इस तरह के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो, राष्ट्रपति हो, इन सबको हटाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है और उस प्रोसेस का नाम है महाभियोग। अंग्रेजी में इसको इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट, और हिंदी में कहते हैं महाभियोग। ये एक तरह का बिल होता है। क्या होता है, बिल। जैसे मान लो हम हैं राष्ट्रपति और तुम्हारे बीच में से ही किसी का इच्छा हुआ कि हमको अपने पद से हटाना चाहिए, मतलब हट जाना चाहिए, तुम लोग सारे वैसा। पहला तो तुमको ये वेरीफाई करना होगा क्या हम गैर संवैधानिक कार्य किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो तुम हमको हटाने का बात भी नहीं कर सकते हो। अगर हम गैर संवैधानिक काम किए हैं, जो वो काम संविधान में नहीं वर्णित तो हो और या संविधान में वर्णित तो हम उसका उलट काम किए हैं, तब हम हट नहीं जाएंगे। मेरा हटने का प्रक्रिया शुरू हो सकता है। तुम्हारे बीच में से कोई एक आदमी खड़ा होगा, तुम्हारे बीच में से मतलब लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, कोई एक आदमी खड़ा होगा और बोलेगा कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। अब जैसे ही तुम ये बात बोलोगे कि हम हटाना चाहते हैं, तुमको एक नोटिस मेरे पास भेजना होगा। क्या करना होगा, मेरे पास नोटिस भेजना होगा, राष्ट्रपति महोदय हम आपको हटाना चाहते हैं, अगले 14 दिन के बाद हम ये कार्य शुरू करेंगे। मतलब राष्ट्रपति के पास नोटिस कितने दिन पहले मिलने चाहिए, 14 दिन पहले। अब ये नोटिस तुम्हारे खाली चाहने से नहीं होगा, जितने सदस्य हैं इसके 1/4 सदस्य बिल आने से पहले ही तुम्हारे समर्थन में होने चाहिए। जैसे मान लो हम राष्ट्रपति है, तुम लोग हटाने का प्रयास करोगे, एक आदमी को खड़ा होकर बोला कि हम हटाना चाहते हैं, लेकिन रेस्ट कोई उसका साथ ही नहीं दिया, तो क्या ये हटा पाएगा, नहीं, तुम भले दुनिया से हट जाओगे, ठीक है। इसलिए तुम्हारे समर्थन में 1/4 सदस्य पहले से चाहिए, बिल लाने से पहले। पास नहीं हुआ बिल लाने से पहले कितने सदस्य का समर्थन चाहिए, 1/4। अब 1/4 बिल समर्थन दे देगा, इसके बाद तुम मेरे पास नोटिस भेज दोगे, अगले 14 दिन बाद तुम क्या करोगे, बिल लाओगे। अब जब बिल लाओगे तब यहां पर जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य से यह बिल पारित होना चाहिए। यानी 2/3 लोग, यानी 100 अगर लोग हैं तो कितने लोगों का समर्थन चाहिए, कितना चाहिए, लगभग 67, ठीक है।
तो लगभग 67 सदस्यों का समर्थन चाहिए, मतलब 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर यह समर्थन मिल गया तब हम हटाए जा सकेंगे, नहीं तब नहीं हटाए जा सकेंगे। क्या समझ में आ गया? इस प्रोसेस को कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। कहां से लिए हम लोग? अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, रिकॉल करते जाओ पिछले वाला चीज। ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 61 में। प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले देनी होती है? 14 दिन पहले। प्रस्ताव पर सदस्य की कितनी अनुमति चाहिए लाने से पहले? 1/4। और कितने बहुमत से पारित होने चाहिए? 2/3 बहुमत। ये डाटा अच्छे से याद रखना। क्या ये महाभियोग क्लियर हो गया? इतना सा, और भी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल इतना सा क्लियर हुआ। मोटा मोटी इतना ही हमेशा दिमाग में रखना है। महाभियोग तरीका है जिससे हम राष्ट्रपति को हटाते हैं। या अगर पूछ लेगा बताओ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी कैसे हटाएंगे? महाभियोग से हटाएंगे, वो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं इसलिए राष्ट्रपति पे जोर डाल रहे हैं। कितने दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे राष्ट्रपति को? 14 दिन पहले। बिल लाने से पहले कितनों का समर्थन चाहिए उस पर? 1/4। और बिल कितने के समर्थन से पारित होने चाहिए? 2/3। ठीक है, इसके बाद 61 हो गया। राष्ट्रपति का क्षमादान, ये किसमें है? 72 में। एक छूट गया क्या? 62 छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, 62 छूट गया, 62 लिख लो। ठीक है, 62। ठीक है, 62 में क्या है? सुनो ध्यान से। 62 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। 62 में क्या है? राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। 6 महीना के अंदर इलेक्शन होना अनिवार्य है अगर देश किसी बड़े आपदा का शिकार नहीं हुआ है। तो सामान्यतः राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने महीनों का अवधि होता है? 6 महीनों का। तो याद रखोगे राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीनों में संपन्न हो जाना चाहिए? ठीक है, चुनाव 6 माह में। ठीक है, तो याद रखोगे राष्ट्रपति का पद जैसे ही खाली होगा 6 महीना के अंदर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। इसीलिए तुम अक्सर देखता होगा कि राष्ट्रपति के पद समाप्त होने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाते हैं और राष्ट्रपति तब तक अपने पद पे बने रहते हैं जब तक चुनाव संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। जैसे मान लो हम राष्ट्रपति है और कल मेरा कार्यावधि समाप्त हो रहा है, इलेक्शन समाप्त हो चुका है या होने वाला है। अगर 1 महीना समय लग गया नए राष्ट्रपति को बनने में, तो इस 1 महीना तक कार्यभार कौन संभालेगा? हम या उपराष्ट्रपति? हम संभालेंगे। ठीक है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा, अगर पुराना वाला राष्ट्रपति जिंदा है और खड़ा है तो वही कंटिन्यू करेगा अपने पद का, उस दिन रिजाइन नहीं कर देगा जिस दिन उसका कार्यावधि समाप्त होता है। ध्यान से समझ में आ गया सब चीज कि राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाएगा, इसलिए हम लोग रिटायरमेंट से मतलब समय अवधि पूरा होने से पहले ही इलेक्शन करवा देते हैं ताकि उनका समय अवधि पूरा होते होते इलेक्शन हो जाए। 10 दिन 20 दिन 1 महीना जो भी एक्स्ट्रा समय लगेगा शपथ ग्रहण तक, वो राष्ट्रपति पुराना वाला ही कंटिन्यू करेगा। इस बीच में वो कोई नया फैसला नहीं लेंगे, लेकिन पद पे वही बने रहेंगे जब तक नया शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? राष्ट्रपति का पूरा फंडा क्लियर हुआ? राष्ट्रपति कहां से शुरू हुआ था? 52 से। अभी हम लोग फिलहाल कहां खत्म किए? 62 पर। लेकिन इसी जगह एक और शक्ति दिया हुआ है, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। ठीक है, 72 में बहुत बार एग्जाम में पूछा है राष्ट्रपति का क्षमादान। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के क्षमादान कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या क्षमा करता है। मोटा मोटी इतना याद रखना कि राष्ट्रपति के पास किसी के मृत्यु दंड को भी क्षमा करने का शक्ति है। जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी कि इसको मृत्यु दंड मिलने चाहिए, तो उसके पास मात्र एक ही विकल्प बचता है, वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगाएगा कि हमको माफ कर दीजिए, हम बहुत भले आदमी हैं, गलती से खून हो गया था। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगा कि सचमुच ये भला आदमी है, गलती से मतलब चाकू चल गया होगा, ठीक है, उसके बाद गलती से हाथ ऐसे हो गया होगा तो मर गया बेचारा, तो राष्ट्रपति क्षमा कर देंगे। ठीक है, भला आदमी है, क्षमा कर दो। ठीक है, तो ऐसे कई बार होते हैं, राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर है क्षमा करने का। किस अनुच्छेद में? 72 में। ये सजा को कम भी करते हैं। तो कितने प्रकार के क्षमादान देने की शक्ति है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद में? 72 में। क्या राष्ट्रपति क्लियर हुआ? आए उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति कहां से कहां तक? 63 से लेकर 71। 63 से लेकर 71। ठीक है, 70 71 वही है। ठीक है, अब ये देखो ना तो 70 में उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ ज्यादा क्लियर है और ना ही 71 में है, लेकिन है दोनों में।
तो मुख्य रूप से तो यहीं तक क्लियर खत्म हो जाएगा, इसके बाद अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो 70 71 जो रहेगा हम लोग चला लेंगे। तो उपराष्ट्रपति कहां से कहां तक? 63 से लेकर 71। उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? 63 में। कब किसमें है? 63। ऑब्वियस है, सबसे पहले पद की चर्चा होगी, दोनों को कंपेयर करके याद रखोगे। 52 में कौन? राष्ट्रपति। और 63 में कौन? उपराष्ट्रपति। ध्यान दो, फिर से क्या बोल रहे हैं? 52 में कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, हम क्या बोल दिए? आज भावनाओं में भाग गए होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बाद आना चाहिए उपराष्ट्रपति, तो बाद ही आया है, नहीं समझ में आया? 52 के बाद 53 आता, गलती से 53 की जगह पे क्या हो गया? 63। ये चीज याद रखना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में मिस होने लगेगा, तो ध्यान देना। देखो, सर्वोच्च 3 पद, ये सब छोटे छोटे चीज ही एग्जाम में काम आते हैं। सर्वोच्च 3 पद अगर हम देखेंगे जो यूटिलाइज होता है वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यही है ना जी। अब इसको हम एक एक क्रम से बैठा देते हैं। तो होना चाहिए था 52 53 54। क्या होना चाहिए था? 52 53 54। पर ये तो हो नहीं सकता है, ये सबको पता है। इतना तो कोई लूल हो नहीं कि तुमको पता ना हो कि राष्ट्रपति का चर्चा 10 अनुच्छेद में कम से कम है। तो आगे बढ़ेगा, तो 52 के बाद 53 नहीं हो गया, 63 हो गया, और 54 नहीं हो गया, 74 हो गया। समझ में आया? ये 3 पद क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। 52 के बाद मतलब राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री। होना चाहिए था 52 53 54, पर हो नहीं सकता कभी, क्योंकि राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति की चर्चा होगा, उपराष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति की चर्चा, थोड़ा सा डिटेल होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री। तो हम लोग 10-10 मतलब अलग अलग कॉलम में लेते जाएंगे। 52 63 और 74, तीनों पद क्लियर हो गया। राष्ट्रपति की चर्चा 52, उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 और प्रधानमंत्री की चर्चा 74। तो उपराष्ट्रपति का सामान्यतः कोई काम नहीं होता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति को क्या बनाया गया? राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया गया। और ये अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष है। ये पदेन शब्द पे कंफ्यूज मत होना। पदेन का मतलब होता है ये है उपराष्ट्रपति का कुर्सी। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा ये कोई विधि में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये लिखा गया है इस कुर्सिया पर जो बैठेगा वही हो जाएगा। समझ में आया? याद रखोगे। किसमें कहा गया है? 64 में। किसमें कहा गया है? 64। उपराष्ट्रपति का पद 63। पद पे बैठ के करेगा क्या? राज्यसभा चला जाएगा। क्या करेगा? राज्यसभा चला जाएगा। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा किसके तहत? 74 के तहत। अब बोला कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तब तुम्हारा उपराष्ट्रपति वाला शब्द का चर्चा होगा, नहीं तब अभी तुम राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे ही जाने जाओगे। ठीक है? किसमें कहा गया? 65 में कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो तुम यानी उपराष्ट्रपति किसके तरफ व्यवहार करोगे? राष्ट्रपति के तरफ। बोला सैलरी और या कुछ चर्चा कर देते। बोला पर डे के हिसाब से देंगे, मेहनत ना तुमको लेबर को देते हैं। ठीक है? जितना दिन तुम राष्ट्रपति रहोगे उतना दिन का सैलरी मिलेगा। तो उपराष्ट्रपति जितने दिनों तक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं उतना का हिसाब किताब करके उनको दिया जाता है। समझ में आया? नॉर्मली उनको उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में सैलरी मिलता है। लेकिन जब वह राष्ट्रपति के भांति कार्य करेंगे तो उनको राष्ट्रपति का सैलरी मिलेगा, और जितना दिन वो रहेंगे उतने दिन का काट कूट के उनको मिल जाएगा। कैलकुलेटर के साथ रहेगा। हाँ, 5,006 रुपए वो आपका ले लीजिए। ठीक है? धन कर बाबू लेके चले जाएंगे। चलो, तो राष्ट्रपति का पद जब खाली होगा तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के भांति कार्य करेंगे। किस अनुच्छेद में? 65 में। इसके बाद है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित 2 अनुच्छेद था, 54 और 55। लेकिन उपराष्ट्रपति उतना भी इंपॉर्टेंट पद है नहीं, एक में लपेट दिया। ठीक है? रहने दो एक केटो। किसमें है? 66 में, 66। इसी में दोनों बात का दिया कि चुनाव पद्धति वही होगा जो बड़का पापा का था। ठीक है? और लेकिन निर्वाचक मंडल जो है उसमें थोड़े से बदलाव करेंगे। इसमें सब बढ़िया दोस्तों जो है सबको शामिल कर लो। तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य क्या होते हैं इसमें? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। अब ऐसा क्यों किया गया कि निर्वाचित सदस्य अगर रखता तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य नहीं है 12 सदस्य, वो बोलता जब मेरा गार्जियन बना के भेज रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ इंटरेस्ट बनता है ना उसमें। कैसे बना दिए? मेरे से बिना पूछे। राष्ट्रपति को तो ठीक है मेरे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो तो मेरा गार्जियन है, हम नहीं चाहते वो मेरा गार्जियन बने और आप बना दिए, ये मेरे मानवाधिकार का हनन हो गया। इसलिए बोला बेटा तुम भी वोट कर दो, जाओ कोई बात नहीं। ठीक है? तो याद रखोगे दोनों सदन के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं निर्वाचन में, लेकिन राष्ट्रपति में कौन होते हैं? सिर्फ निर्वाचित सदस्य। और यहीं पर एग्जामिनर मजा भी ले लेता है, तुमसे पूछेगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, तो लंबा लंबा लाइन लिख देगा। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य,
लोकसभा, केवल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या आंसर होगा इसमें? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति। ठीक है, चलो इसमें है यह अनुच्छेद 66। इसके बाद है कार्यकाल, कितना होता है? 5 वर्ष। सेम कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। क्या बताए? मुखिया से लेकर यहां तक किसी का भी पूछेगा, मुखिया का भी तुमसे कई बार पूछ लेता है, सरपंच का पूछ लेता है, सबका यही याद रखोगे, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। किसमें कहा गया ये कार्यकाल के बारे में? किसमें कहा गया है? 67 में। किसमें कहा गया है? 67। कार्यकाल के बारे में 67, कार्यकाल के बारे में 67। इसके बाद है उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, अच्छा पद है जी, तुमको लगा पद। अब देखो ये उतना एग्जाम नहीं पूछा जाता है, याद रखना सिर्फ कि जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया, ये कंडीशन पूछा गया एक बार सवाल में, ठीक है, ये कंडीशन पूछा गया है कि अनुच्छेद 68 के तहत क्या पूछा गया था? अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने दिनों में संपन्न हो जाना चाहिए? इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है, इसमें कोई लिमिट तय नहीं किया गया है, जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, लिमिट तय नहीं है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो जल्द से जल्द, राष्ट्रपति में क्या था 6 महीनों के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है, पर उपराष्ट्रपति में से अनिवार्यता नहीं है, तो जल्द से जल्द इनकी पद जो है वो रिक्ति भर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद शपथ किसमें है? 69। शपथ किसमें है? 69। शपथ किसमें है? 69। उपराष्ट्रपति का शपथ 69। राष्ट्रपति का शपथ किसमें था? 60। राष्ट्रपति का शपथ 60। राष्ट्रपति का शपथ 60। उपराष्ट्रपति का शपथ 69। उपराष्ट्रपति का शपथ 69, ठीक है। अब जो ये 70 और 71 है, काफी खतरनाक है, दोनों अच्छे से याद रखना, ठीक है। सवाल ये पूरा छोड़ दो, ये दोनों पर आजकल ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। क्या है? अभी हम चर्चा किए थे कि एक समय ऐसा आया था जब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। ये शुरुआती दौर में ये सोचा गया था कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो लिख दिया गया था अनुच्छेद 70 में कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो संसद के पास ये अधिकार है कि वह एक कार्यप्रणाली बनाए कि आगे क्या होना है। नहीं समझ में आया? एक होगा कि लिख के दे दिया यही होना चाहिए, वो लिख के नहीं दिया था। क्या लिख के दिया था संविधान में? कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ खाली हो जाता है तो क्या करना है, अब ये फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। तो संसद में बहुत पढ़े लिखे लोग सब शामिल थे, उसके बाद मंथन चला और इन लोगों ने एक कानून बनाया कि अगर ये दोनों पद खाली हो जाता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही राष्ट्रपति का कार्यभार सौंप देंगे। अब इस पे डाउट चला, अगर वो भी टपक जाए, मतलब राष्ट्रपति कुर्सी में ही छेद हो, ठीक है, बैठे वो भी टपक लिए, अब क्या किया जाए? ये तो जब तक 3-4 जाएगा नहीं तो तक पता नहीं चलेगा, तब क्या होगा? तो उनके वरिष्ठता क्रम का एक लिस्ट तैयार है, उसमें चलता जाएगा। तो 70 में समझ में आ गया क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ खाली होने पर जो राष्ट्रपति का कार्यभार है वो कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेगा। इसमें कहा गया है 70 में। 71 में क्या है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई समस्या आ जाती है, कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होते हैं तो कहां सुलटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। बाकी किसी के भी इलेक्शन में कोई विवाद होगा, कौन सुलटाएगा? चुनाव आयोग। क्लियर हुआ यहां तक? रिपीट करें, याद हुआ? देखो इसको रूम पे जाके तुरंत पढ़ा करो और आगे वाला जो हम होमवर्क दिए 20-20 कम से कम पढ़ के आओगे, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्र कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा 53। राष्ट्रपति का चुनाव 54 और 55, 54 और 55। राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54, ठीक है। राष्ट्रपति की कार्य अवधि 56, याद रखना, राष्ट्रपति कार्य अवधि 5 वर्ष 56 में, 5 वर्ष 56 में। उपराष्ट्रपति का कार्य अवधि भी 5 वर्ष लेकिन 67 में। एक आगे था ना, तो उसका भी वहां भी एक आगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति का शपथ 60, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बोल रहे थे, अच्छा हम राष्ट्रपति सोच रहे थे। राष्ट्रपति का शपथ 60, राष्ट्रपति का शपथ 60, राष्ट्रपति का शपथ 60।
राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? 56 के तहत। रिकॉल कर पा रहे हो? ठीक है, राष्ट्रपति को लोकसभा हटाना चाह रहा है, हटा सकता है क्या? सवाल सुनो, राष्ट्रपति को लोकसभा हटाना चाह रहा है, हटा सकता है क्या? आंसर है नहीं हटा सकता है। लोकसभा हटाने की क्षमता नहीं रखता है, उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों जाना होगा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, क्या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ये पूछेगा तो आंसर होगा हाँ। ठीक है, क्या लोकसभा हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है? अब आंसर होगा हाँ। देखो हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं एग्जाम में, सारे एग्जाम में क्यों हो रहा है कि कुछ बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ बच्चे का नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं, वन डे एग्जाम में ये जो टिक करते हैं इसमें तो हाँ या ना, सही या गलत होगा। तो गलती कहाँ हो रहा है? हल्के हल्के क्वेश्चन में शब्द में अंतर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही लग रहा है लेकिन शब्द बदल जा रहे हैं। अगर यही सवाल हम बदल देंगे तो आंसर बदल जाता है। क्या लोकसभा हटा सकता है? तो आंसर होगा नहीं। क्या लोकसभा हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है? आंसर है हाँ कर सकता है। क्या राज्यसभा हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है? क्या हाँ कर सकता है। सदन में कोई भी कर सकता है। समझ में आया? और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? महाभियोग। कितने दिन के पहले, मतलब शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना पड़ता है? 14। कितने लोगों का अनुमोदन चाहिए पहले? एक चौथाई। कितने लोगों का स्वीकृति चाहिए बाद में? 2/3। ठीक है, राष्ट्रपति अगर पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, कितने दिनों के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए? 6 माह। 6 माह के भीतर। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है कितने महीनों के भीतर? कोई निर्णय, मतलब कोई लिमिट नहीं है, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पे 6 महीनों के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद? 62। राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है? 72। राष्ट्रपति का क्षमादान 72। राष्ट्रपति का क्षमादान 72। उपराष्ट्रपति का पद 63। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष 64। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष वही हो गया सभापति। आगे चल के इसमें एक ट्विस्ट आएगा। ठीक है, हाँ आगे चल के अभी पढ़ाएंगे तो इसमें ट्विस्ट आएगा और वहां फिर क्वेश्चन वही ट्विस्टिंग वाला होगा कि क्या पूछा है ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वहां डिस्कस करेंगे उस चीज को। ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा 65। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67। तुम लोग एक तरफ बोलते जाओगे खाली, क्या जी हमको यही बीच बीच में लगता है इसलिए हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव 66। उपराष्ट्रपति का चुनाव 66। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? दोनों सदन के सभी सदस्य। क्या विधानमंडल का सदस्य होता है? नहीं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ 69। उपराष्ट्रपति का शपथ 69। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो अगला पद, मतलब राष्ट्रपति का पद कौन धारण करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा अनुच्छेद? 70। राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन सुलटाएगा? सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव का सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? 71 के तहत।